हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्बल्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना है। 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक बैंड है, उसके पीछे मार्च करना है। वो और कोई बैंड नहीं, आर्मी बैंड है, उसके पीछे मार्च करना है उनको। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि आर्मी बैंड है, एक एक तो है आर्मी और है एक बैंड। एक तो है आर्मी के सदस्य और एक है बैंड के सदस्य। उनको समान संख्या वाले स्तंभ का मतलब मान सकते हो आप लाइनें, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जैसे इसमें 4 स्तंभ है, तो इसमें बैंड वाले में भी कितने स्तंभ होंगे? 4। आर्मी वाले में 4 स्तंभ है, तो बैंड वाले में भी कितने स्तंभ होंगे? 4 ही स्तंभ होंगे। इसने ये कह रखा है, हमने मन से नहीं लिखा। दोनों को समान समूह वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी इसके जितने स्तंभ उतने उतने इसके स्तंभ। ठीक है, हमें पता है कि आर्मी के सदस्य टोटल कितने हैं? ये 616। आर्मी में 616 सदस्य हैं और बैंड में कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। अब इसको स्तंभ मत मान लेना थोड़ा, है ना। ये लाइन स्तंभ में नहीं है, ये तो अंडरलाइन किया है मैंने बस इसको। तो मान लो इसमें 4 स्तंभ, इसमें भी 4 स्तंभ, और आर्मी में 616 सदस्य और बैंड में 32 सदस्य हैं। अब ये आगे कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इसने क्या पूछा है कि कितने स्तंभ बनेंगे दोनों में, और स्तंभों की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो देखते हैं। देखिए, आर्मी में स्तंभ जितने इसमें हैं उतने उतने इसमें, यानी इनको मान लेते हैं हम x। ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसा हमने काजू बर्फी और बादाम वाली बर्फी वाले क्वेश्चन जो किए थे, उसी की तरह है। तो जितने स्तंभ, मान लो x स्तंभ इसमें है, तो इसमें भी कितने स्तंभ होंगे? x स्तंभ होंगे। अब हर एक लाइन में पता नहीं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ये अलग अलग है, इसके बारे में हमें कुछ डिटेल नहीं है। तो मान लिया हमने इसको एक आर्मी के सदस्यों की संख्या में, जो हर एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या है वो है x, और बैंड में हर एक लाइन में सदस्यों की संख्या मान ली हमने n मान ली। चलो ठीक है। तो अब देखिए, आर्मी के कुल सदस्य कितने हैं? 616। आर्मी के कुल सदस्य कितने हैं? 616 सदस्य हैं। टोटल स्तंभ कितने हैं? x स्तंभ है, और हर एक स्तंभ में आर्मी सदस्य की संख्या कितनी है? y। तो हम इसको 616 को लिख सकते हैं x गुणा y। ठीक है। इसी तरह बैंड में लिखते हैं। बैंड में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 सदस्य हैं। आर्मी बैंड में ये स्तंभों की संख्या कितनी है? x, और हर एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या कितनी है? n। अब देखिए इसने क्या पूछा है, हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभ की संख्या क्या मानी हमने? x। तो देखिए अलग से लिख देता हूं मैं इसको, जैसे 616 बराबर x इंटू वाई और 32 बराबर x इंटू n। स्तंभों की संख्या क्या है इसके अंदर? स्तंभों की संख्या हमारे पास है x। स्तंभों की संख्या क्या है हमारे पास? x है। यानी x दोनों ही आर्मी में भी और बैंड में भी स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी इसमें x है तो इसमें भी x होनी चाहिए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हमें 616 और 32 का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है। जो HCF का मतलब दोनों नंबर के जो गुणनखंड है उनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा होगा। तो देखो, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को गुणा के रूप में लिखना होता है। यानी 616 को लिख सकते हैं हम x गुणा y, और 32 को लिख सकते हैं हम x गुणा n। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर x आ रहा है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसको निकालते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छः 616 और 32 पर
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है हमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है हमें, फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है, आर हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 के, लेकिन छोटा होता है बी से। ये दो चीज होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन दोनों नंबर्स पे लगाते हैं, तो क्या करते हैं, ए मानते हैं बड़े वाले नंबर को। बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों में से, ए मानते हैं 616, और जो छोटा नंबर है उसको मान लेते हैं हम बी। ए बड़ा नंबर है, बी छोटा नंबर मानना है आपको। तब देखिए ए और बी की वैल्यू फॉर्मूले में रखिए। ए की वैल्यू रखी हमने 616 बराबर बी की वैल्यू कितनी है 32। अब हमें निकालनी है क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू। क्यू का मान और आर का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, हमें बड़े नंबर के अंदर छोटे नंबर का भाग दे देना है। इस बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग दे देना है हमें। तो 616 में भाग दिया 32 का, कितनी बार जा रहा है, 32 से कम 32, 6, और ये जा रहा है 9 बार। 9 दूनी 18, हासिल 1, और 9 3 27, और 1 28। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 8। तो ये वैल्यू थी आपकी बी की, ये वैल्यू थी आपकी ए की, और जो भागफल आया हमारा वो होता है हमारा क्यू। तो क्यू की जगह इसको लिख देते हैं, क्या आया हमारे पास क्यू 19, प्लस जो नीचे बचा शेषफल उसको लिखते हैं आर की मान ये होता है, तो 8 लिख दिया। यहाँ देखा हमने शेषफल क्या आ रहा है हमारा, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब बराबर 0 के नहीं है तो हमें एक स्टेप आगे और चलना पड़ेगा। एक स्टेप आगे चलेंगे, ये एक स्टेप हुई आपकी। एक स्टेप आगे कैसे आगे चलेंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, ए और बी की वैल्यू लेनी है वापस। इस बार ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जो बी की वैल्यू थी पिछले चरण में वो बन जाएगी इस बार ए की वैल्यू। जो पिछले चरण में बी की वैल्यू थी वो इस बार क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू। और जो पिछले चरण में आर की वैल्यू आई थी वो आपके बन जाएगी बी की वैल्यू। ये ध्यान रखना हमेशा, जो पिछले चरण में बी की वैल्यू थी वो अगले चरण में ए की वैल्यू बन जाएगी, और जो पिछले चरण में आर की वैल्यू थी वो इस बार बी की वैल्यू बन जाएगी। वापस वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई हमने इन दोनों नंबर्स के ऊपर। तो छोटे नंबर का भाग बड़े नंबर में देना है आपको। 8 का भाग 32 में कितनी बार गया, 4 बार। 32, शेषफल बचा 0। अब बस इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख देते हैं। ए का मान रखा हमने 32 बराबर बी का मान है 8 इंटू क्यू का मान कितना आया आपके 4, क्यू की जगह हमने रखा 4, प्लस आर का मान कितना आया आपके 0, तो आर की जगह हमने लिख दिया 0। तो देखिए इस बार हमारा शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर 0। शेषफल 0 के बराबर आ गया। अब शेषफल 0 के बराबर जब भी आ जाता है वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसके आगे हमें कुछ भी आगे अब सॉल्व नहीं करना। यानी हमें पता चल गया कि HCF कौन कौन से दो नंबर का, 616 और 32 का कितना आया, जो आखिरी स्टेप का B का मान जो होता है वही आपका HCF होता है। आखिरी स्टेप में जो B का मान होता है वही आपका HCF होता है। तो आपका HCF आ गया 8। HCF 8 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या तो हम लिख देंगे यहां पे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो इस तरीके से आप
ये क्वेश्चन कर सकते हो। जो उदाहरण में हमने काजू बर्फी और बादाम वाली बर्फी का क्वेश्चन किया था, सेम बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है ये। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले देखिएगा। आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले लिखना है आपको, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a धनात्मक पूर्णांक है। तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको? a में किसका भाग देना है आपको? 3 का भाग दिया। क्यों दिया 3 का भाग? क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है 3m और 3m प्लस 1, दोनों में 3 आ रहा है, इसलिए हमने 3 का भाग दिया। तो देखिए सिंपल सा तरीका होता है। ये a है, इसमें हम 3 का भाग देंगे। a में अगर हम किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो कोई ना कोई भागफल आएगा। तो मान लिया भागफल, कोई ना कोई भागफल q आया और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। a के अंदर हमने 3 का भाग दिया तो कोई ना कोई भागफल आया और कुछ ना कुछ शेषफल बचा, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। तो चलो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तो a बराबर b, यानी भाज्य बराबर भाजक। भाजक कितना है इसका? 3 इंटू भागफल कितना है? q प्लस शेषफल कितना है? r। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हमने इसको लिख दिया। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में इसको लिख दिया। इसके बाद हमें पता है क्या होता है, r बराबर क्या होता है? r बड़ा या बराबर होता है 0 के, लेकिन छोटा होगा किसके? b से, यानी भाजक से। भाजक कितना है हमारा? 3। यानी हम कह सकते हैं r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। ये ध्यान रख लेना, r का मान 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। r के ये 3 मान हो सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं? a का मान, अगर r का मान हम 1 0 रखें तो क्या होगा? 3q प्लस 0। अगर हमने r का मान, इस r का मान 0 रखा तो क्या होगा? a बराबर 3q। a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसने क्या कहा? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अभी तो ये वर्ग नहीं है, सिर्फ a है, धनात्मक पूर्णांक है। तो चलो इसका वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर इन दोनों का हमने क्या किया? वर्ग किया। तो a की पावर 2 बराबर 3q स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर किया तो q स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इसमें से हमने क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3 को बाहर ले लिया हमने और अंदर लिख दिया 3q स्क्वायर। तो चलो अब आगे देखते हैं। a स्क्वायर बराबर, सपोज करें इसको मान लेते हैं हम m, इस पूरे को क्या मान लेते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लेते हैं हम m। तो हम इसको लिख सकते हैं 3m, जहां m का मान कितना है आपका? m हमें किसने, हमने क्या माना? m 3q स्क्वायर। m का मान क्या मान लिया हमने? 3q स्क्वायर मान लिया। और यहाँ पे q का मान, और q का क्या क्या मान हो सकता है? 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक इसमें q का मान हो सकता है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि हम
कोई भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका अगर वर्ग करते हैं तो उसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक माना था हमने a को, तो a का हमने वर्ग किया तो हमारा किस रूप में आए, 3m के रूप में। अब आगे देखते हैं, इस बार क्या किया हमने, r, पहले यहाँ पे r का मान हमने 0 रखा था, इस अब की बार हम r क्या रखते हैं, 1। r का मान पहले हमने 0 रखा था, अब की बार r का मान रखते हैं हम 1। r का मान 1 रखने पर क्या मिलेगा हमें, a बराबर 3q, a बराबर 3q, r की जगह हमने रखा इस बार 1। तो अब हमें 3q प्लस 1 मिल गया। अब हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किया तो a का वर्ग किया, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये याद रखना है आपको, बहुत काम आएगा आगे ये फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर किया हमने, अब इसका स्क्वायर करके इसको फॉर्मूले में रखते हैं, यानी a स्क्वायर, a ये है यानी 3q का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 3q और b कितना है आपका 1। इसको फॉर्मूले में रखा, इसका फॉर्मूला बना के खोला हमने तो ये आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको खोलते हैं, 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 6q। अब देखिए हमें क्या करना है, 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो उसमें लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस 1, इसका ये जो प्लस 1 है इसको तो हम लिख देते हैं लास्ट में प्लस 1। अब बाकी बच गया क्या हमारे पास, 9q स्क्वायर प्लस 6q, 9q स्क्वायर प्लस 6q हमारे पास बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में एक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग 9 में भी जाता हो 6 में भी जाता हो। तो हमें पता है कि वो 3 है जिसमें 9 का, जिसका भाग 9 में भी जाता है और 6 में भी जाता है। तो इसमें 3 का भाग दिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस इसमें 3 का भाग दिया हमने, तो यहाँ क्या बचा 2q और लास्ट में प्लस 1 बच गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम, इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लेते हैं हम m, इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया m प्लस 1। ये m हम क्यों लिख रहे हैं, m क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि जब भी आप q का कोई भी मान रखोगे, q का कोई भी मान रखोगे आप, तो आपको कोई ना कोई संख्या मिलेगी। यहाँ से q का कोई भी मान रखने पर आपको कोई ना कोई संख्या मिलेगी और इसने कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा। वो जो संख्या होगी वो पूर्णांक ही होगी। वो पूर्णांक क्या कहा इसने, किसी भी पूर्णांक m, उस पूर्णांक को हमने क्या माना, सिर्फ m माना, इसलिए हमने यहाँ पे m लिख दिया। तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसको लिखा हमने a स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप में। यहाँ पे m का मान आपने क्या रखा, जहां m बराबर, m का मान कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q और q का मान क्या हो सकता है, q कोई पूर्णांक है तो q का मान हो सकता है 0 1 2 3, आगे कुछ भी हो सकता है q का मान। तो देखिए हमने एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में भी दिखा दिया, 1 के स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप में भी दिखा दिया। इस बार लेते हैं हम a की वैल्यू, अब इस बार लेते हैं r की वैल्यू 2। हमने 0 भी लेकर रख दिया, 0 भी रख के देख लिया, 1 भी रख के देख लिया, इस बार रखते हैं 2।
आर का मान रखेंगे 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है हमें, ए बराबर 3Q प्लस 2। इस आर की जगह हमने वहां पे 2 रख दिया खाली। तो देखिए अब हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, इस तरफ का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 3Q प्लस 2, इसका लगा देंगे हम होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख देते हैं हम ए स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको लिख दिया हमने। अब देखिए 3Q का स्क्वायर क्या होगा, 9Q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12, 12Q होगा। अब इसको लिखते हैं हम 9Q स्क्वायर प्लस 12Q। अब इस चारों को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए हम या तो किसी भी पूर्णांक के वर्ग को 3m के रूप में दर्शा सकते हैं या 3m प्लस 1 के रूप में। तो आप देखिए कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका भाग 9 में भी जाता हो, 4 में भी जाता हो और 12 में भी जाता हो, नहीं जाता। कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका भाग 9 में भी जाता हो, 4 में भी जाता हो और 12 में भी जाता हो। तो क्या किया हमने, 4 को तोड़ दिया ऐसे 2 नंबर में, ताकि हमारे इन सभी नंबर में कोई ना कोई कॉमन आ जाए। ये एक लास्ट में बच गया, लास्ट में एक बच सकता है हमारा, इसलिए हमने इस लास्ट में 1 लिख दिया। अब देखिए कौन सा नंबर है जिसका भाग 9 में भी जाता है, 12 में भी जाता है और 3 में भी जाता है। तो हमें पता है वो संख्या है 3। 3 का भाग 9 में दिया तो 3Q स्क्वायर प्लस 3 का भाग 12 में दिया तो 4Q प्लस 3 का भाग 3 में दिया तो 1, और लास्ट में हमारे पास बच गया कितना, 1। अब यहाँ फिर से वापस देखिए हमने क्या किया, ये सभी का सभी क्या चल रहा है आपका, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ये। अब ए का स्क्वायर क्या रह गया हमारे पास, इस पूरे को मान लेते हैं हम m। वापस यहीं पे यहाँ पे वापस वही करेंगे, q का कोई ना कोई मान रखेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, 3m प्लस 1। तो ये जो a धनात्मक पूर्णांक था इसका वर्ग हमने लिखा 3m प्लस 1 के रूप में आ सकता है, जहां पे क्या है, जहां m बराबर, m का मान, m किसकी जगह लिखा हमने, इस पूरे ब्रैकेट वाले की जगह। तो m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 है, और Q का मान क्या है, Q बराबर 0 1 2 3 या कुछ भी आगे 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार पिछले क्वेश्चन में था वर्ग, इस बार है घन। किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, ए में 3 का भाग दिया,
ए में क्या करना है, हमें 3 का भाग देना है जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। यानी ये है आपका ए, इसमें दिया भाग आपने 3 का। 3 का भाग दिया तो कोई ना कोई भागफल आएगा जिसको मान लिया हमने क्यू, और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा जिसको मान लिया हमने आर। अब इसको क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान क्या होता है, 0 से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा, और छोटा होता है बी से। ये आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर ये होता है। ये 2 चीज़ें पता होती हैं हमें। तो ए की जगह आ गया आपका ए, भाग किसका दिया हमने 3 का, और क्यू की जगह आ गया आपका क्यू प्लस आर। अब आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, आर का मान हो सकता है आपके आर या तो हो सकता है 0, 3 है इसका मतलब 0 से लेके 2 तक, 0, 1 और 2। आर के ये 3 मान हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकते हैं। इससे बड़ा कोई भी नंबर आर का मान नहीं हो सकता। तो अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब आर के मान रखते हैं अपन अलग अलग। आर के मान रखते हैं, पहले आर का मान रखते हैं 0। आर का मान 0 रखा हमने, किस में रखा, इसके अंदर। इसको मान लेते हैं चलो अपन समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 के अंदर हमने आर का मान रखा 0। आर का मान 0 रखने से क्या मिलेगा हमें, ए बराबर 3q प्लस 0। आर की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रखा, तो ए बराबर 3q प्लस 0 रखा हमने। 0 रखने की जरूरत नहीं है हमें लिखने की, तो ये हटा दिया। अब ये तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक हुआ, हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी घात 3 लगानी है। तो क्या कर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ का हमने घन किया, तो ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब। तो ए क्यूब 3q का क्यूब क्या होता है, 27q का क्यूब। अब देखिए हमें किस रूप में लिखना है इसको, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसमें से इसको अपन 27 को लिखेंगे 9 इंटू 3q का क्यूब। इसलिए लिखा क्योंकि हमें 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है। तो इस बार अब क्या करते हैं हम, ए क्यूब बराबर 9 तो आ गया हमारे पास, ये 3q को q क्यूब बचा है इसको हम m मान लेते हैं। जो 3q क्यूब बचा है इसको हम मान लेते हैं m, जहां m बराबर 3q क्यूब और q बराबर 0, 1, 2, 3, 4 जितने चाहे मान रख सकते हैं हम q के। तो देखा हमने इस संख्या का क्यूब किया तो किस रूप में आ रहा है हमारे पास, ए क्यूब बराबर 9m। तो ये एक हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या लेते हैं, इसी समीकरण 1 में r का मान रखते हैं इस बार हम 1। ये 0 रख लिया, इस बार रखते हैं हम 1 रखेंगे हम r का मान। तो क्या आएगा समीकरण हमारे पास, a बराबर 3q प्लस 1। लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन शो करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन शो करना है। तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ का घन किया हमने तो क्या मिला हमें, a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ध्यान रखना, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। आपने पिछली क्लासों में ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए
इसको अपन उस फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, ये ए क्यूब बराबर ए का क्यूब यानी 3Q का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी यानी एक ए क्या है हमारा 3Q का स्क्वायर इंटू बी कितना है 1 प्लस 3 गुणा ए गुणा बी स्क्वायर। इसको हमने उस फॉर्मूले के रूप में लिखा तो ये आया हमारे पास। इसका 3Q का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और Q का क्यूब होता है क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 तिया 27Q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, 9Q। अब इसको लिखते हैं 3Q का क्यूब करेंगे तो 27, 3 का क्यूब 27 और Q का क्यूब Q क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 का घन करेंगे तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 Q स्क्वायर प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9Q। ये आया हमारे पास। अब देखिए इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो इसको अपन सबसे पीछे रख देते हैं +1 और क्योंकि हमें चाहिए भी 3m+1 के रूप में लिखना है इसको तो 1 आ गया हमारे पास लास्ट में। बाकी सभी को हमने लिख दिया पहले 27Q का क्यूब प्लस 27Q का स्क्वायर प्लस 9Q। अब देखिए इसमें इन तीनों संख्याओं में 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 9 आया, इसमें 9 का भाग 27 में दिया, आ गया हमारे पास 3Q का क्यूब प्लस इसमें भी 9 का भाग दिया तो 3Q, इसमें भी 9 का भाग दिया तो Q प्लस 1। अब क्या करेंगे, जो संख्या ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास उसको मान लेते हैं हम m, 9m+1, जहां m का मान कितना है, m बराबर जो ब्रैकेट के अंदर है वही m का मान है 3Q का क्यूब प्लस 3Q प्लस Q। और Q का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये कुछ भी 0 का मान हो सकता है। तो देखिए हमने R का मान 1 रखे, ये शो करवा दिया, ये दर्शा दिया कि हम किसी भी संख्या के घन को 9m+1 के रूप में लिख सकते हैं। यह आपका चल रहा है a का क्यूब, a का घन, और a क्या है हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m और 9m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे r का मान रखते हैं हम 2। हमने r का मान यहाँ 0 रख के देख लिया, 0 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, अब रखते हैं 2। r का मान इस बार रखते हैं हम 2, r बराबर 2। r का मान 2 रखा हमने, 2 रखने पे क्या मिलेगा, इस समीकरण 1 में r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर 3Q प्लस 2। अब हमें a क्या है आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, इस धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ का घन किया हमने तो a का घन किया तो a का क्यूब बन गया, और इन दोनों का घन करेंगे तो 3Q प्लस 2 का क्यूब, ये बन गया आपका। वापिस यही फॉर्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको इस रूप में लिखते हैं, यानी a का क्यूब यानी 3Q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर गुणा b यानी 2 प्लस 3 गुणा 3Q इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया।
अब 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3q का क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है 27, q का क्यूब कितना होता है q क्यूब, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 q स्क्वायर, प्लस 3 3 9, 9 चौक 36, 36 q। ये आ गया हमारे पास, इसको सोल्व किया हमने, हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें चाहिए लास्ट में 8, तो इस 8 को उठा के हम लास्ट में रख देते हैं, ये 8 गया लास्ट में, बच गया क्या हमारे पास 27 क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में 9 का भाग जा रहा है, इन 27 में भी 9 का भाग जाता है, 54 में भी 9 का भाग जाता है, 36 में भी 9 का भाग जाता है, तो इनमें 9 का भाग देते हैं हम। ये 9 का भाग दिया, 27 में 9 का भाग दिया तो 3q क्यूब, 54 में 9 का भाग दिया 6q क्यूब, 6q स्क्वायर प्लस 36 में 9 का भाग दिया 4q, और ये लास्ट में प्लस 8 आ ही गया। अब देखिए जो भी संख्या ब्रैकेट के अंदर है उसको मान लेते हैं हम m, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम लिख देते हैं m, और लास्ट में प्लस में क्या बच गया हमारे पास 8, जहां m बराबर, m का मान, m किसकी जगह रखा हमने इस पूरे की जगह, तो m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, और q का मान क्या होगा, q का मान हो सकता है 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए हमने ये भी शो करवा दिया, ये भी दर्शा दिया कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ दर्शाया किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m के रूप में दर्शा सकते हैं, यहाँ दिखाया किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं, यहाँ दिखाया हमने किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m प्लस 8 के रूप में दर्शा सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने हम इन क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 होती है कंप्लीट। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण और उसका परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ, या कोई भी जो 10वीं क्लास में है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।